गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी खासियत उनकी झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही पाकिस्तान ने ऐसा करना शुरू कर दिया था। पहले तो पाकिस्तानियों ने आतंकी हमले को ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताना शुरू किया, लेकिन जब कि भारत की प्रतिक्रिया की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो पाकिस्तानी अपने झूठ बोलने के स्तर को और ऊपर लेकर चले गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि 29-30 अप्रैल की रात को कश्मीरी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने 4 भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम कर दिया था, जिससे उन्हें पीछे हटने और श्रीनगर में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फाइटर जेट्स की जानकारी नहीं रखने वाले लोग एक पल के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के झूठ पर यकीन कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ही नहीं, पाकिस्तान के दर्जनों सोशल मीडिया यूजर्स और सीनियर पत्रकार जिनमें हामिद मीर भी शामिल है, उन्होंने भी अपने एक्स अकाउंट से दावा कर दिया कि पाकिस्तानी J-10C फाइटर जेट ने भारत के 4 राफेल को 4 मिनट तक जाम करके रखा। हमने जब पाकिस्तानियों के इस झूठ को देखा तो हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम इस झूठ का पर्दाफाश करें, क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तानियों की कोई जोर नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी सेना को लेकर एक सेकंड के लिए भी आपके मन में शक आए, लिहाजा हम आपके बेहद बारीकी से बताएंगे कैसे पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-10C फाइटर जेट्स ने भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया। उनका यह दावा चीन में बने KG-600 जैमिंग पॉड की क्षमताओं पर आधारित था, लेकिन जब आप इस सिस्टम और राफेल में लगे सिस्टम के बीच तुलना करते हैं तो पता चलता है कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। राफेल के सामने J-10C का सिस्टम कहीं नहीं टिकता है। पाकिस्तानियों के इस दावे से पता चलता है कि चीन निर्मित J-10C ने राफेल के एडवांस थेल्स RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार को बाधित कर दिया, जिसने सोशल मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स को हंसाकर रख दिया है। पाकिस्तान के दावों का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है, इसे जानने के लिए KG-600 जैमिंग पॉड और राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरवेयर सूट की तकनीक की तुलना जरूरी है। दोनों सिस्टम दुश्मन के रडार को बाधित करने और उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन उनकी तकनीक फाइटर जेट्स के साथ उनके एकीकरण युद्ध के दौरान उनकी विश्वसनीयता में काफ़ी अंतर है। KG-600 जैमिंग पॉड को चीन ने बनाया और ये भारी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ECM पॉड है। ये डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जो आने वाले रडार संकेतों को रिकॉर्ड और हेरफेर कर सकता है। इसकी सीमाई फ्रिक्वेंसी एगिलिटी में सीमित है, कम पावर आउटपुट देता है और J-10C के एवियोनिक्स के साथ इसका एकीकरण सही से मैच नहीं है। लिमिटेड फ्रिक्वेंसी एगिलिटी की वजह से यह आधुनिक फ्रिक्वेंसी हॉपिंग रडार के खिलाफ बेअसर हो सकता है, जबकि राफेल स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल करता है, यानी सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू काउंटर थ्रेट फॉर राफेल एयरक्राफ्ट। इसे थील्स और MBDA ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और ये पूरी तरह से आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। इसकी क्षमता लंबी दूरी से खतरे की पहचान करने, रेडियो फ्रिक्वेंसी और लेज़र खतरों को सटीक स्थान निर्धारित करने, रडार चेतावनी, लेज़र चेतावनी, मिसाइल चेतावनी, फेस्ड एरे रडार जैमर, डिकॉय डिस्पेंसर करने की है। इसे खास तौर पर राफेल के लिए डिज़ाइन किया गया है, लिहाजा राफेल के एवियोनिक्स के साथ काफ़ी गहराई से एकीकृत होते हैं, जिससे इसके फ़ौरन एक्शन में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट रूसी के फाइटर जेट एक्सपर्ट जस्टिन ब्रोक ने राफेल की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को J-10C की तुलना में कई ज़्यादा बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, रडार जैमिंग और इंफ्रारेड डिकॉय क्षमताओं के साथ आता है, जो इसे एयर स्पेस में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बनाता है, जबकि इसके विपरीत J-10C का KG-600 पॉड कम एकीकृत है और इसकी प्रभावशीलता वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में अनिश्चित है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के दावे से प्रोपेगेंडा हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, कि पाकिस्तानी J-10C में ऐसी क्षमता ही नहीं है कि वो राफेल को लॉक कर सके। हम बात करें इसराइल की। इसराइल अब गाज़ा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बड़े स्तर पर हमले शुरू कर सकता है। इसराइल के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सुरक्षा कैबिनेट ने सोमवार को पूरे गाज़ा पर कब्जा करने और निश्चित समय तक वहां बने रहने की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना हमास से बंधकों को मुक्त करने और इसराइल की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाने के इसराइल के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना में सैन्य हमलों के जरिए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गाज़ा से विस्थापित करना भी शामिल है। यह योजना लागू हुई तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में इसराइल के सैन्य अभियान का विस्तार होगा। इससे पूरे क्षेत्र में नया तनाव फैलने के साथ ही गाज़ा में मानवीय संकट बढ़ सकता है। गाज़ा में अक्टूबर 2023 से इसराइल हमले कर रहा है। हमास के दक्षिण इसराइल में हमला कर 1200 से ज़्यादा लोगों को मारने और करीब 250 को बंधक बनाने के बाद लड़ाई शुरू हुई है। इसराइल अभी तक हमास को गाज़ा से पूरी तरह से ख़त्म करने तक लड़ाई करने की बात करता रहा है। अब उसने लड़ाई में और तेज़ी लाते हुए पूरे गाज़ा नियंत्रण की बात कही है। AP की रिपोर्ट के
मुताबिक इसराइल के कैबिनेट मंत्रियों सोमवार सुबह हुए मतदान में गाज़ा पूरी तरह कब्जे की योजना को मंजूरी दी। इससे कुछ घंटे पहले इसराइल के सेना प्रमुख ने कहा था कि सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह रही है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार इस नई योजना का मकसद हमास को गाज़ा में हराने और गाज़ा में बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराना है। इस योजना में हज़ारों फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाज़ा की ओर जाने पर मजबूर किया जा सकता है। इस साल मार्च में इसराइल और हमास के बीच विराम टूटने के बाद से इजरायली आर्मी ने गाज़ा क्षेत्र पर भयंकर हमले किए। इसराइल का दावा है कि अब गाज़ा के करीब 50% हिस्से पर उसका नियंत्रण है। इसराइल धीरे धीरे हमास पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना में गाज़ा पट्टी पर कब्जा करते हुए हमास को मानवीय सहायता वितरित करने से रोकने की कोशिश भी शामिल है। इसराइली अधिकारियों ने यह भी कहा कि गाज़ा पर कब्जा करने और वहाँ के लोगों को दूसरे देशों में धकेलने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को लेकर भी उसकी सरकार कई देशों के संपर्क में है। इस योजना को धीरे धीरे अमल में लाया जाएगा। दो इजरायली अधिकारियों के नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर ये दावे किए हैं। आइए बात करें पहलगाम आतंकी हमले की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। तनाव को कम करने का दुनिया भर के देश प्रयास कर रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची पाकिस्तान पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अरागाची यहाँ भारत की सैन्य कार्रवाई के डर से बौखलाए पाकिस्तान को शांति अपनाने और बड़बोलेपन से बचने की नसीहत देंगे। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री भारत आएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसाक डार के साथ अहम बैठक करेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम को लेकर भी बात करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध हैं। अरागाची की यात्रा से दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंध और मजबूत होने, सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान के बाद अरागाची भारत आएंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बताया कि विदेश मंत्री अरागाची क्षेत्रीय देशों के साथ ईरान के सहयोग के रूप में पाकिस्तान और भारत की यात्रा कर रहे हैं। उनकी बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीनतम घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस सप्ताह के अंत में शीर्ष ईरानी राजनयिक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। अब्बास अरागाची का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा बताया जा रहा है। इस हमले के 3 दिन बाद अब्बास अरागाची ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की मदद की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि ईरान इस कठिन समय में दोनों देशों के बीच बेहतर समझ बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा भी की थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में मॉक ड्रिल यानी अभ्यास ड्रिल कराएं। इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में आम जनता, सुरक्षाकर्मियों और बचाव दलों की तत्काल प्रतिक्रिया और तैयारी की जांच करना है। मॉक ड्रिल क्या होती है? मॉक ड्रिल एक ऐसा पूर्व नियोजित अभ्यास है जिसमें आपदा या खतरे की स्थिति का नाटकीय ढंग से प्रदर्शन किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि लोग उस समय कैसी प्रतिक्रिया देंगे। इसमें कई बार असली जैसी स्थिति बनाई जाती है, जैसे कि कहीं आग लग गई है, आतंकी हमला हुआ है तो या भूकंप आया हो। लोगों को उस परिस्थिति में सुरक्षित निकालने और राहत कार्य को अंजाम देने की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास कराया जाता है। आज के समय में जब किसी भी प्रकार की आपात स्थिति अचानक सामने आ सकती है, तब पहले से तैयार रहना सबसे जरूरी हो गया है। मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन यह जांचता है कि आम लोग खतरे की स्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे, सुरक्षाकर्मी और बचाव टीम कितनी तत्परता से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मौजूदा सुरक्षा उपकरण और अलर्ट सिस्टम कितने कारगर हैं, किन चीज़ों में सुधार की जरूरत है। पहले से तय समय पर अलार्म बजाया जाता है या चेतावनी दी जाती है। लोगों को बताया जाता है कि क्या स्थिति है, जैसे आग लगी है, बम की सूचना है या भूकंप आया है। सभी को जल्दी और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाता है। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, पुलिस और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंचती हैं। पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है, कितना समय लगा, क्या कमियां रही और क्या बेहतर किया जा सकता है। स्कूल में भूकंप मॉक ड्रिल जैसे ही अलार्म बजता है, बच्चे तुरंत डेस्क के नीचे छिपते हैं, फिर खुले मैदान में इकट्ठा होते हैं। ऑफिस में फायर मॉक ड्रिल, कर्मचारियों को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने का अभ्यास कराया जाता है। मॉल या स्टेशन पर आतंकी हमले की मॉक ड्रिल, सुरक्षाकर्मी अचानक सूचना देते हैं कि फायरिंग हुई है, फिर आतंकियों को पकड़ने और लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया जाता है।